स्टूडेंट्स, हम बढ़ रहे थे आपकी पाठ संख्या 6 जो है नमक कहानी है, रजिया सज्जाद जहीद द्वारा रचित है, जिसमें अपन पढ़ चुके हैं कि सफिया जो है लाहौर जाती है और लाहौर जाते समय सिख बीबी से पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए। तो नमक के लिए उन्होंने कहा था, तो नमक जो है वो लेके आ रही हैं। तो नमक को लाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रही है, क्या क्या सोच रही हैं, कैसे कैसे उसको जचा रही हैं कि मैं किस तरीके से लेके जाऊंगी। अपने भाई से पूछ रही है कि किस प्रकार से मैं उसको लेके जाऊँ, क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ। तो इस तरीके के कई प्रश्न जो हैं उसके मन में आते हैं और उसने भी ये ठान रखी है कि नहीं, मैं नमक को लेकर के ही जाऊंगी क्योंकि मेरी माँ ने नमक जो है लाहौर से मंगवाया है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न विचार करते हुए अपने नमक को कीनुओं की टोकरी में नीचे नीचे लगा करके और सारे सामान की पैकिंग करके सफिया जो है वो सो जाती है। पेज नंबर 134 का दूसरा जो पैराग्राफ है वहाँ से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे, कल वह लाहौर से चली जाएगी। कौन? सफिया कल लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, यानी नींद आने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा। यानी सिख बीबी ने जो सफेद रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था, दूध के समान सफेद था वो एकदम से आंचल, और वो लहराता हुआ दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। सितारे झिलमिला थे यानी आंसुओं की बूंदें जो थी। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, यानी यहाँ रहने भी लगे हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, ऐसा सिख बीबी ने कहा। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मोलसीरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चले जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। तो ये सारी जो बातें वो नींद में ही कर रही है, सपने में ही देख रही है। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे किन्नु जिनको देखते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा कैसे हुआ भाई? तो इसमें आपको बताया गया था किन्नु किसको कहा गया है? माल्टे का मिला जुला दूध है, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा है, संतरे की तरह नाजुक है। तो ये जो फल है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगता है, दोनों के ही गुण जो है इसमें आए हुए हैं, इसलिए भारत और पाकिस्तान की एकता का मेवा जो है इसे कहा गया है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी, दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोपी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में यानी निचले हिस्से में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे झिरझिरी सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का एक तोहफा चोरी से नहीं जाएगा, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली जिसमें उसका पैसों का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो फिर एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी, एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी वाले यानी लाल सफेद काले इस तरीके के बाल, आंखों पर ऐनक,
वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने तो थे, मगर उन पर मैं कुछ जच नहीं रही। सफिया कुछ हिचकिचा कर बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने नजर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम हो। अपने अजीजों से मिलने आई होगी, अजीजों इन रिश्तेदारों में। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वे लोग इधर इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर उधर आए। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छी तरह से लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। यानी मोहब्बत को रोकने वाला कोई नहीं होता है। तो ये नमक जो है ये भी मोहब्बत का ही तोहफा है, तो इसे हम नहीं रोकेंगे। वह चलने लगे तो भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली में, यानी जहाँ जिसका जन्म हुआ था, जो जिसका वतन है, आज भी उसका वतन वही है। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, बाकी सब जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकल गई, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों, बहते हुए आंसुओं, ठंडी सांसों और भिजे हुए होठों के बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हुआ। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरतें और लिबास, लिबास यानी पहनावा, एक सा लबो लहजा, बोलने का तरीका और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी थी, जिनसे दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, कह रहे थे। बस मुश्किल से इतनी थी, भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी, भारत वालों के भी और पाकिस्तान वालों के। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी और जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए, मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया, हाँ सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगे। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा। धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफार्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई, फिर मुस्कुरा कर बोले, आइए आइए। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठ। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर तले की जमीन खिसकने लगी। अब क्या होगा? दो चाय लाओ, अच्छी बात। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया, पहला पेज खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी। टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ ढूंढे शब्द थे। शम्सुल शम्सुल सलाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है। उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? तब डिवीज़न हुआ तभी आए। डिवीज़न यानी बंटवारा हुआ तभी आए।
मगर हमारा वतन ढाका है। यानी किस प्रकार से जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो तो अपना वतन भारत की दिल्ली को बता रहा है, और जो भारत में रह रहे हैं वो अपना वतन ढाका बता रहा है। कोई 12-13 साल का था, पर नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे, यानी अपने वतन को आया जाया करते थे। वतन, सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा नहीं कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा पूरा मानकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, सफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस घर ही कष्टम था, अब घर भी कुछ गोलमाल हो गया। उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूम भरकर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है। वैसे तो डाव, डाव यानी नमक। यहाँ डाब शब्द किसके लिए आया है? नमक के लिए आया है। कलकत्ता में भी होता है जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ की डाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने गुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास से वे सिर झुकाकर चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम की इस तरफ है या वह जो कस्टम की उस तरफ। तो इस प्रकार से ये निश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसका वतन कौन सा है, जहाँ रह रहा है वो है या जहाँ से वो आया है वो। तो इस प्रकार से जो सरहद की लकीरें जो हैं, विभाजन जो है, वो लोगों के मन को नहीं बांट सकता। आज भी उनके मन जो है वो वही जुड़े हुए हैं, उसी प्रेम और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। ऐसा इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि लोगों के मनों में आज भी प्रेम जो है, वो इंसानियत जो है वो जिंदा है। अब है इनके प्रश्न पाठ के साथ। सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि एक सरहद, एक देश से दूसरे देश में नमक ले जाना गैर कानूनी है और उसे एक देश से दूसरे देश में नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए उन्होंने मना किया कि तुम ये गैर कानूनी कार्य जो है मत करना। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। सेकेंड, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? तो नमक की पुड़िया ले जाने के लिए उसके मन में द्वंद्व था कि वो इसे छिपा करके लेके जाए या जो सबके सामने रख करके लेके जाए, क्योंकि वो उसे प्रेम का तोहफा मान रही थी, उपहार मान रही थी। तो ये जो द्वंद्व है वो उसके मन में चलता ही रहा और अंत में उसे वो बता करके ही प्रेम के साथ, इंसानियत के नाते के साथ ही उसे लेकर के जाता था। तीसरा प्रश्न है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे? क्यों खड़े थे कि वो देख रहे थे कि किस प्रेम से वो इस उपहार को लेकर के जा रही है। और उन्होंने क्या बताया था कि मेरा जो वतन है वो भी क्या है? ढाका है। यानी उन्हें भी अपने वतन की याद आ रही थी और वो उसे इसलिए ध्यान से देख रहे थे, नमन कर रहे थे कि देखो इसकी हिम्मत की, किसी को तोहफा देने के लिए वो कितने उत्साह के साथ, प्रेम के साथ जो है उसे लेकर के, हिम्मत के साथ लेकर के जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, या मेरा वतन ढाका है, जिसके उद्गार किस सामाजिक इतिहास को संकेत करते हैं? कि लाहौर, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भारत में आकर के विस्थापित हो गए, रहने लग गए। लेकिन सामाजिक तौर पर आज भी उनका जो मन है वो उन्हीं की मातृभूमि और जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। जैसे पाकिस्तान में रहने वाला जो कस्टम अधिकारी वो कहता है कि मेरा वतन दिल्ली है, भारत में रहने वाला कहता है कि मेरा जो वतन है वो ढाका है। कि मन से उन चीजों को नहीं मिटाया जा सकता, इस यथार्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। पांचवा, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उनके द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो उसके मन में उठने वाले जो द्वंद्व थे वो कौन कौन से थे, उसके आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? कि वो अपना वादा निभाना चाहती थी,
सिख बीबी से उसने जो वादा किया था कि आपने जो मंगवाया है नमक को मैं आपको जरूर ला के दूंगी, तो उस वादे को वो निभाती है। चोरी करना को गलत मानती हैं और प्रेम और ईमानदारी को महत्व देती हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी विशेषताएं हैं जो कि इसमें चैप्टर में आपके दी गई हैं। अपनों के प्रति उनका जो प्रेम है, लगाव है, तो इनके 3 या 4 पॉइंट जो है वो आप बना लेना और उनके बारे में आप डिटेल से लिख देना कि हाँ भाई वो सबसे प्रेम करने वाली थी, वादे को निभाने वाली थी और चोरी नहीं करने वाली थी, ईमानदार थी और प्रेम को महत्व देती थी। छठा क्वेश्चन है मानचित्र पर एक लकीर खींच देने पर से जमीन और जनता बट नहीं जाती, उचित तत्वों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि कीजिए। तो अपन ने देखा कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया। एक साइड के लोग दूसरी साइड के दूसरी साइड रह गए, लेकिन फिर भी उनके मनों में अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था उसे कोई भी कम नहीं कर पाया, नहीं बांट पाया। और इस तरीके की कई उदाहरण जो हमको देखने को मिले हैं। सफिया लाहौर जाती है, सिख बीबी का लाहौर से प्रेम है, लाहौर में रहने वाले कस्टम अधिकारी का दिल्ली के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम है। और ये भारत में रहने वाले का अपने दाता के प्रति प्रेम है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तर्क इसमें दिए गए हैं और उन तर्कों से पता चलता है कि सिर्फ मानचित्र पर लकीर खींच देने से, सरहदें बनाने से मनों में दूरियां नहीं आती है, बल्कि उनका प्रेम जो अपनत्व है वो बना रहता है। प्रश्न संख्या 7, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? तो नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच भेदभाव हुए कि भाई भारत वाले पाकिस्तान वालों को महत्व नहीं दे रहे, पाकिस्तान वाले भारत वालों को नहीं दे रहे, हम इधर के इधर रह गए, उधर के उधर रह गए, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इसमें दिए भेदभाव आए। लेकिन फिर भी सफिया जो है वो मोहब्बत का संदेश देती है कि किस प्रकार से वो नमक लेकर के जाती हैं और उस नमक के माध्यम से सभी के मन में प्रेम का भाव जगाती है, मोहब्बत का भाव जगाती है, इंसानियत का भाव जगाती है, जिसके कारण गैर कानूनी होने पर भी नमक ले जाने के लिए उसे सभी जो है एक के बाद एक परमिशन देते, अनुमति देते रहते हैं। प्रश्न संख्या 8, तो ये 7 प्रश्न है पाठ के साथ, पहले 7 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला है क्यों कहा गया, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं, कुछ मोहब्बत मुरव्वत आदमी इंसानियत के नहीं होते? क्यों कहा गया भाई? क्योंकि इन्होंने प्रेम को महत्व दिया। इनका कहना है कि सब कुछ कानून ही नहीं होता, बल्कि इंसानियत है, मोहब्बत है, प्रेम है, ये सब चीज़ें भी होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये नमक जरूर लेके जाऊंगी। कस्टम अधिकारी भी तो इंसान ही है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। कब? जब उसके भाई ने ये कहा सफिया के कि नमक जो है वो ले जाना गैर कानूनी, आप इसे नहीं ले जा सकते, तो उस समय भावनाओं के स्थान पर बुद्धि उसके दिमाग में आने लगी कि इसको किस तरीके से छिपा करके लेकर के जाएगा। तब उन्होंने उस नमक को तीनों की टोकरी में नीचे छिपा दिया। तीसरा है मोहब्बत और कस्टम से इस तरह गुजर जाते हैं कि कानून हैरान रह जाता है कि मोहब्बत जो होती है वो किसी के भी बंदिश में नहीं रहती, प्रेम जो किसी की बंदिश में नहीं रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि किस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जिस प्रकार से ये नमक जो है लाहौर से भारत पहुंच गया है, ये प्रेम के कारण ही, मोहब्बत के कारण ही हो पाया है। कानून इसके लिए कुछ नहीं कर पाता, हैरान होकर देखता है। हमारी जमीन हमारे पानी का मजा ही कुछ हो गया। तो इसके लिए जो कस्टम अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ढाका मेरा देश है, तो वो अपने यहाँ की ज़मीन, अपने यहाँ के पानी के लिए, अपने यहाँ के नमक के लिए कह रहा है कि वहाँ के नमक में, वहाँ के पानी में, वहाँ की ज़मीन में जो स्वाद है, जो मज़ा है, वो यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, अपना तत्व जो होता है, प्रेम जो होता है, उन चीज़ों को विशेष बना देता है। तो ये चारों प्रश्न जो हैं ये भी आपको करने हैं। फिर है समझाइए तो जरा।
फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूध या आंचल में समा जाते हैं। किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम की इस तरफ है या उस तरफ? तो इनका आशय स्पष्ट करना है आपको कि फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूध या आंचल में समा जाते हैं। कि सिख बीबी जो होती है, लाहौर का नाम आते ही, लाहौर की याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके सफ़ेद दुपट्टे पर आकर के गिर जाते हैं। यानी अपने वतन के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो उसका प्रेम है वो उनकी पलकों से सितारों के रूप में दिखाई देने, आंसू के रूप में दिखाई देने लगता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको करना है। फिर है किसका वतन कहाँ है? वह जो कस्टम की इस तरफ है या उस तरफ है? तो इसमें बताया गया है कि बंटवारे के समय लोग इधर उधर हो गए थे, भारत के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भारत में चले गए, लेकिन आज भी उनके मन में जो अपना प्रेम है, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो लगाव है, उसे कम नहीं किया जा सकता। कार्य चाहे वो कहीं भी कर रहे, कर्म क्षेत्र उसका कोई सा भी हो, लेकिन उसका जो प्रेम है वो उससे बना हुआ है। अब है पाठ के आसपास। तो पिछले 7 क्वेश्चन क्यों कहा गया, इसके 4 क्वेश्चन समझाइए। तो जरा 2 क्वेश्चन इसके, तो 7 4 11 12 13 क्वेश्चन हो गए। ये आगे और देखते हैं। पाठ के आसपास, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं, संवेदनाओं को भरा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों साइड के व्यक्तियों के बारे में इसमें दिखाया गया है, उनकी भावनाएं बताई गई है, उनकी संवेदनाएं बताई गई है, और ये बताया गया है कि किस तरीके से वर्तमान में भी ऐसा है कि लोगों का जो मन है आज भी उनकी मातृभूमि के प्रति ही जुड़ा हुआ है। जैसे अपने यहाँ के कोई व्यक्ति है, झुंझुनू का कोई व्यक्ति है, अगर कहीं भी दूसरे स्टेट में भी जाकर के वो रहता है, राजस्थान से जाकर के गुजरात में काम कर रहा है या कहीं और कर रहा है, तब भी उसे ये लगता है कि मेरा जो राजस्थान है, मेरे राजस्थान में जो मेरी मातृभूमि है वो मेरे लिए सब कुछ है। तो आज भी ये स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है जैसे कि पहले थी। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। सफिया की मन स्थिति को कहानी में विशिष्ट संदर्भ में अलग तरह से स्पष्ट किया गया है। अगर आप सफिया की जगह होती या होते तो क्या आपकी मनस्थिति भी वैसे ही होती? स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या कहेंगे कि मनस्थिति तो हमारी भी ऐसी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम से अगर हम रहते हैं, प्रेम का संदेश अगर हम देते हैं, हमारे मन में प्रेम की भावना अगर है, तो हम जो है दूसरों के द्वारा प्रेम से अगर कोई चीज़ हमसे मंगवाई गई है तो हमारी भी मनस्थिति वही होती है कि हम किसी भी तरह ले जा करके उसे वो चीज़ देंगे, जैसा कि सफिया ने किया। तो दूसरा प्रश्न भी आपको करना है। तीसरा है, भारत पाकिस्तान के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए दोनों सरकारें प्रयासरत हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? तो तीसरा जो क्वेश्चन है ये आप रहने देना। चौथा है, लेखिका ने विभाजन से उपजी विस्थापन की समस्या का चित्रण करते हुए सफिया व सिख बीबी के माध्यम से यह भी परोक्ष रूप से संकेत किया है कि इसमें भी विवाह की रीति के कारण स्त्री सबसे अधिक विस्थापित है। क्या आप इनसे सहमत हैं? तो ये तो बात है कि विवाह की रीति के कारण स्त्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, और दूसरे स्थान पर जाने के बाद भी वो जो है अपने जो मातृभूमि है उससे वो अलग नहीं हो पाती है। तो हम इससे सहमत हैं कि हर स्थिति में जो है अपनी जन्मभूमि जो होती है, मातृभूमि जो होती है वो याद रहती है। विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना। तो 4 वाला क्वेश्चन है ये भी आपको करना है। 5 का, विभाजन के अनेक स्वरूपों में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियाँ हो सकती है। रक्त संबंध, विज्ञान, साहित्य व कला, इनमें से कौन सी सबसे ताकतवर है और क्यों? तो विभाजन के अनेक स्वरूप में बटी जनता को मिलाने की अनेक भूमियाँ हैं। रक्त संबंध भी है, विज्ञान भी है, साहित्य व कला भी है। तो इन तीनों का ही योगदान जो है वो इसमें है, और आप अपने अनुसार जिसे भी अधिक महत्व देना चाहें वो एक आप इसमें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो इस तरीके से जो है आपके 13 क्वेश्चन जो समझाइए तो जरा तक हो गए। 14, 15, 16 और 17 3 का क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इन 17 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको करने हैं।
इसी के साथ जो है बीच में 2-3 क्वेश्चंस आपके बने हैं, जिसमें एक तो किन्नू किसे कहा गया है ये आपको लिखना है। पेज नंबर 133 पर दिया हुआ है कि संतरे और माल्टे का मिला जुला रूप है जिसे किन्नू कहा गया है। तो किन्नू वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। और इसी के साथ जो है किन्नू किसे कहा गया है, फिर अगला जो क्वेश्चन था कि कस्टम किसे कहते हैं, कस्टम किसे कहते हैं। तो इसके लिए पेज नंबर जो है आपका 134, उसमें ऊपर वाले पैराग्राफ की लास्ट लाइन दी हुई है कि सरहद की जो सरहद होती है उसके बीच में नोकदार लोहे की छड़ों से एक जंगला बनाया जाता है जिसे कस्टम कहा गया है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 134 पर ही है कि यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया है बताइए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किसे कहा गया, मेवा किसे कहा गया है और क्यों। तो इसमें आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा किन्नू को कहा गया है, क्यों कहा गया है कि उसमें दोनों देशों की सुगंध है, दोनों देशों में ये चीजें पैदा होती है, उनका मिला जुला रूप जो है वो किन्नू बताया गया है। तो इस प्रकार से 20 जो क्वेश्चंस हैं इन प्रश्नों के उत्तर जो है आपको इसमें करने हैं। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, किसी का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझसे आकर के पूछ लें और अपनी जो नोटबुक है उसमें कार्य पूरा करें और पूरा करके कॉपी मेरे को दिखाएं, आकर के चेक करवा के लेके जाएं। इसी के साथ मैंने कहा है कि आपकी टेस्ट नोटबुक है वो भी आप यहाँ जमा करवाएं। जितनी जल्दी आप जमा करवा देंगे उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। धन्यवाद।